नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक छोटा सा वीडियो देने वाले हैं और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी के बारे में छोटी छोटी सी जो जानकारियां होती हैं आपको नहीं पता होती, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। फिलहाल ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप इस चीज़ पर ध्यान मत दें कि आपको पेपर में बताया जा रहा है या फिर आप किसी महंगे बोर्ड में देख रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा, फिर आपको कहीं भी सिंधु नदी से रिलेटेड सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु नदी, जो कि इंग्लिश में इंडस रिवर के नाम से जानी जाती है, और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कही जाती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख के सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी होती है और उसके बाद में इसकी जो टोटल इसकी लंबाई है, टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये चीज़ हो गई आपकी बेसिक चीज़ कि सिंधु नदी कहाँ की राष्ट्रीय नदी है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। अब बात करते हैं उद्गम स्थान से, और उसी से रिलेटेड आपको उद्गम स्थान से शुरू करेंगे और अंत तक कहाँ पर वो समाप्त होती है और कितनी नदियों को वो जोड़ते हुए या कितनी सहायक नदियाँ उसके साथ कंट्रीब्यूट करती हैं और अंत में सिंधु नदी कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, वो चीज़ें मैं आपको एक नक्शे के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिएगा, एक हमने छोटा सा मानचित्र बनाया है भारत के मैप का, और ये ऊपरी सिरा सिर्फ उत्तरी सिरा है क्योंकि ये उत्तर से ही बहना प्रारंभ होती है और यहीं से निकलती है। तो इसके विषय में आप ध्यान से देखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो इंडस रिवर है या सिंधु नदी है वो चीन के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट उद्गम स्थान है वो मानसरोवर के पास तिब्बत में एक और भी झील है, उस झील का नाम है बोखर चू झील। ध्यान से देखिएगा, उस झील का नाम है बोखर चू झील। यह इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको सानो ख्वाब सानो ख्वाब झील। तो यहाँ से निकलती, एग्जैक्ट जो इसका उद्गम स्थान है वो बोखरचू झील के में से निकलती है, ना कि मानसरोवर झील से। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब यहाँ से कोई नदी निकलती है, अब एक एक पॉइंट आप नोट करते चलें या फिर याद करते चलें। यहाँ से जलधारा निकलनी प्रारंभ हुई, तो जब जलधारा निकलेगी तो भारत के किसी न किसी राज्य के किसी न किसी स्थान को पहले टच करेगी। तो जो पहला टच पॉइंट होता है उस सिंधु नदी के टच होने का, वो है दमचौक नामक जगह। उस जगह का नाम क्या है? दमचौक। और दमचौक को निकलेगी, फिर उसके बाद ऐसे निकलते निकलते अब कहीं जब टच करने का पॉइंट दमचौक है तो आप, जाहिर सी बात है, कहीं पर उसका जो निकासी का भी कोई ना कोई जगह जरूर होगी। तो उस जगह का जो नाम है उसका नाम है चिल्लास। उस जगह का नाम है चिल्लास। तो अब तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर झील से ना निकलकर वो बोखरचू झील से या सानो ख्वाब झील से निकलती है। निकलने के बाद वो भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान पर और निकलती है चिल्लास नामक स्थान पर, और निकलने के बाद वो सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छी तरीक़ा से। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद जब ये निकलती है तो अब निकलने के बाद इसमें दो चीज़ें और हैं, क्योंकि आपका ये जो उत्तर भारत है वो पहाड़ों से पूरा है, भरा हुआ है। तो जो इंडस रिवर है वो दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाली नदी है। एक तो पहाड़ है लद्दाख और दूसरा है जास्कर। इन दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक नदी है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से निकलती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। आप दूसरी चीज़ देखिएगा कि पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसमें कुछ नदियाँ और भी कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि कोई भी नदी चलती है तो आसपास से आने वाली हर नदियों को अपने साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं। अब इसमें जो अन्य नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, उनके विषय में मैं आपको बता दूं
कि पहली जो नदी है इसमें जुड़ने वाली वो है झेलम नदी। हर चीज़ की बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा। नदी का नाम है झेलम नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाली नदी है, और जम्मू कश्मीर से निकलती है तो हर नदियाँ किसी न किसी झील से निकलती हैं। तो ये कौन से झील से या ग्लेशियर से निकलती हैं? उसका नाम है शेषनाग झील। ध्यान से देखिएगा, उस झील का नाम है शेषनाग झील। अगर अब पूछा जाए कि जो झेलम नदी है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो वो भी आप देख लीजिए, 725 किलोमीटर झेलम नदी की लंबाई है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब सबसे ऊपर पहले नदी आपकी कौन मिलेगी? झेलम मिलेगी। उसके नीचे से कौन नदी मिलेगी? दूसरी नदी। उसका नाम है, दूसरी नदी का नाम है, ध्यान से देख लीजिएगा, चिनाब नदी। दूसरी नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है भाई? उसका जगह भी आपको पता होना चाहिए। तो वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी काउंट की जाती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो टोटल 1800 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 1800 किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और 1800 किलोमीटर की नदी का नाम चिनाब नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? इस जगह का नाम है बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा दर्रा से निकलती है, और कहाँ पर मिलती है? सिंधु नदी में। उसके बाद जो तीसरी नदी अपनी पड़ती है भारत की, वो है रावी। तीसरी नदी है रावी नदी। अब रावी नदी के बारे में भी कुछ डिटेल आप चेक कर लीजिए। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश की एक सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली एक सहायक नदी है जो किसकी सहायता करती है? सिंधु नदी की। तो ये एचपी से निकलने वाली नदी है रावी। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रा से रावी और रा से रोहताग, रोहताग दर्रा, ये यहाँ से निकलती है। ध्यान से देखिएगा, रा से रावी, रा से रोहताग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये वहाँ से निकलती है। और जो चौथी नदी है हमारी वो है ब्यास नदी। चौथी नदी जो है ब्यास नदी है। और ब्यास नदी जो है वो भी एचपी हिमाचल प्रदेश की एक नदी है, और ये भी जाकर झेल उसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। और इसकी जो टोटल लंबाई है ब्यास नदी की वो 470 किलोमीटर है। और ये कौन से दर्रे से निकलती है? उसका नाम है ब्यास कुंड। उसका नाम है ब्यास कुंड। अब उसके बाद जो अगली और पांचवी है वो भारतीय नदी नहीं है, वो सतलज नदी है। सतलज नदी है जो कि तिब्बत की है। और तिब्बत अभी जो है, तिब्बत पर पूरा अधिकार एक तरीक़ा से माना जाए तो पूरा चीन कर रहा है। तो तिब्बत से निकलती है, और इसकी जो लेंथ है वो 1050 किलोमीटर है इस नदी की। और इसका जो निकलने का उद्गम स्थान है, कौन सी झील है? वो है राक्षस ताल झील है, वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थान होता है। अब देखिएगा एक चीज़ कि यहाँ पर हमने जो चीज़ बनाई थी कि ऐसे जा रही, तो हर नदियाँ आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी नदियाँ एक जाकर यहाँ मिल गई, एक जाकर यहाँ मिल गई, एक जाकर यहाँ मिल गई, ऐसी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो नदी हमने बताई वो बताई चिनाब नदी, सबसे बड़ी चिनाब नदी है। तो अब आप देखिएगा कि चलो कंपेयर करते हैं, और इससे तुलना आप करिएगा कि यहाँ हमने बना रखी है इंडस नदी, अब ये हमने बना दी एक चिनाब नदी। ध्यान से देखिए, इस नदी का क्या नाम है? चिनाब। सारी नदियाँ चिनाब में पहले टच होती, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर सिंधु में मिल जाती, सारी नदियाँ चिनाब में मिलती हैं। तो पहला चिनाब निकलेगा, एचपी से निकलेगा। चिनाब नदी निकलने के बाद उसमें झेलम सबसे उत्तर में है, तो चिनाब अगर यहाँ दूसरे नंबर पर चिनाब है तो झेलम इधर से आएगी, झेलम यहाँ इस पर आकर मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, झेलम नदी इस पर आकर मिल जाएगी एक जगह पर, और ये इसमें लुप्त हो जाएगी। उसके बाद कौन सी नदी मिलेगी? रावी नदी। ध्यान से देखिएगा, रावी नदी अब ये चिनाब के नीचे है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जाकर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी रावी नदी। रावी नदी, तीन नदियाँ इकट्ठा हो गई। अब बची ब्यास और सतलुज। देखना है, अब ब्यास को थोड़ा रोक दीजिए, उसके बाद हम मिला देते हैं डायरेक्ट सतलज नदी।
सतलज नदी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आप पूछेंगे कि आपने एक नदी छोड़ क्यों दी, व्यास नदी, क्योंकि जो व्यास नदी है वो ना तो यहाँ पर चिनाब में मिलती है और ना ही सिंध में मिलती है। जो व्यास नदी है वो व्यास नदी डायरेक्ट कहाँ पर मिलती है, वो सतलज में समाप्त होती है। व्यास नदी कहाँ पर समाप्त होती है, सतलज में। तो आप देखिएगा सबसे बड़ी जो है चिनाब नदी है, चिनाब नदी के ऊपर से एक नदी आके मिलती है झेलम, चिनाब के नीचे से एक नदी जाकर मिलती है रावी, और उसके नीचे से जाकर मिलती है सतलज। लेकिन सतलज के ऊपर से एक नदी आकर मिलती है व्यास, जो सतलज में विलुप्त हो जाती है। और ये व्यास, सतलज, रावी और झेलम ये सारी नदियाँ विलुप्त होकर कहाँ पहुँच जाती हैं, चिनाब में। और अंततः ये जाकर चिनाब नदी यहाँ पर मिल जाती है। ध्यान से देखिए, अंततः ये चिनाब नदी जाकर यहाँ पर मिल जाती है। तो इसी ये चिनाब, देखने में चिनाब नदी मिल रही है यहाँ पर देखिएगा, लेकिन इसमें 5 नदियों का प्रॉपर रूप से सहयोग है। और इन 5 नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में जहाँ पर ये 5 नदियाँ जो कि चिनाब के रूप में ही जाकर मिलती हैं, उस स्थान को मिठानकोट के नाम से जाना जाता है। इतने में को चाहता हूँ कि इतने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको क्लियर करा दूँ, क्योंकि अब नदी इसमें मिल गई, अब ये थोड़ा आगे बढ़ेगी और अंततः आकर एक सागर है, अरब सागर। फिलहाल पूरा हमने मैप नहीं बनाया था, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अरब सागर आपको पता है, अरब सागर यहीं पर पाया जाता है। फिलहाल वो नीचे रहेगा थोड़ा, तो मैप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अरब सागर में। तो ये सारी नदियों का पानी जो कि एक सिंधु नदी से आया है, उसमें 5 नदियाँ और सहयोग करती हुई आई हैं, वो जाकर अरब सागर में गिर जाएंगी। तो ये सारी नदियाँ कहाँ पर समाप्त हो जाएंगी, अरब सागर में। उसके बाद कुछ डिटेल और भी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपने सुना होगा सिंधु जल समझौता, ये कब हुआ था और क्यों हुआ था, ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, और इसको किसी देश ने नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक ने खुद कराया था इस समझौते को। और इस वर्ल्ड बैंक के समझौते के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जो सिंधु नदी है उसका 20% भाग पर इंडिया का ऑक्यूपाइड होगा, अधिकार होगा, और बचे हुए 80% पर टोटल पाकिस्तान का अधिकार होगा। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया है, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी लागू है। ये चीज़ें आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको अच्छी तरीक़ा से क्लियर करा दूं। और एक दूसरी चीज़ जो है कि जैसा हमने यहाँ पर बताया था कि ये जो अपनी सतलज है वो तिब्बत से निकलती है, तो जैसा कि आपको यहाँ बताया गया, ये भी तिब्बत से निकलने वाली नदी है। फिलहाल तिब्बत पर अधिकार जो है चीन का है, तो चीन से मानते हैं। तो ये भी जैसे दमचोक नामक जगह पर मिलती है। तो जो नदी हमने सतलज के बारे में बताया कि सतलज भी तिब्बत से निकलती है, तो जहाँ सतलज निकलती है वो भारत में जो प्रवेश करती है, तो उस स्थान का प्रवेश द्वार का नाम है, ध्यान के देखिएगा, सिकिला दर्रा। सिकिला दर्रा, या कहीं कहीं पर लिखा होता है सिपकी दर्रा। ये दोनों में जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठा नहीं रहती। अगर किसी चीज़ का 2 ऑप्शन होता है तो एक ही ऑप्शन वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा, और जो सही लगे वो आपको टिक करना होगा, सिकला दर्रा या सिपकी दर्रा। तो आप कह सकते हैं कि जो सतलज नदी है वो निकलती है, तो वो भारत में प्रवेश जो करती है वो सिकला दर्रा में प्रवेश करती है। ये चीज़ें हो जाएंगी आपको, आप इससे भी बहुत अच्छी तरीक़ा से वाकिफ़ हो गए होंगे। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता हुई होगी। और उसके बाद जो सिंधु नदी के बारे में हमने बात की, यहाँ पर हमने हेडिंग भी डाल रखा है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को तो भारत में सिंधु नदी कहा जाता है, पाकिस्तान में भी इसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की ये राष्ट्रीय नदी है। लेकिन तिब्बत, जो कि अब यहाँ पर एग्जैक्ट ये निकलती तो तिब्बत से ही है, लेकिन तिब्बत पर अधिकार चीन का है, तो माना जाता है कि चीन से निकलती है। तो इसीलिए इसको बताया जाता है कि इसका उद्गम स्थान जो है वो 3 देशों से होता है। कौन कौन से देश, पहला हो जाता है अपना चाइना, दूसरा हो जाता है इंडिया, और तीसरा हो जाता है पाकिस्तान। ये 3 देशों से होकर गुजरने वाली सिंधु नदी होती है। तो तिब्बत में इसी सिंधु नदी को शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके प्रश्न से बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेरमुख के नाम से जाना जाता है, या इसी को शेरमुख या फिर सिंधी बधान के नाम से भी जानते हैं इस नदी को। कहाँ पर,
सिंधी बधान, ये सिंध बधान के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? ये तिब्बत में जाना जाता है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से पता चल गई होंगी। और ऐसे ही अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं और भी किस नदी के बारे में बात करना चाहते हैं तो एक एक करके क्लियर करा दी जाएगी। इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो गंगा नदी पर होगा और उसमें प्रत्येक सहयोगी नदियाँ जो भी हैं वो एग्जैक्ट एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। और लास्ट चीज़ इसमें एक चीज़ बच रही है कि ये जो पांचों नदियां हैं, इन पांचों नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, पांचों नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ लेता है किसी भी प्रश्न पत्र में कि पंचनद क्या है, तो यहाँ पर कट रहा है थोड़ा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांचों नदियों के एकजुट होने वाले स्थान को या एकजुट होने वाले नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपके लिए आज के लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।